हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन की ये क्लास सेकंड है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो को पुश मत कीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग बताइए अंत में कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को इनका आंसर पता है तो ज़रूर आप दें, और इसके साथ ही अगर आपको कुछ अन्य भी जानकारी है इसके अलावा जो मैं दे रहा हूँ तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए, आज का रहा पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पे। तो आज का पहला सवाल है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था फ्रेंड्स? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी हुमायूं। तो अमीर खुसरो जो थे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये अमीर खुसरो रहते थे और ये इनके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, और ये 14वीं सदी के समय थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। और इनके विषय में एक और भी फैक्ट ये है कि अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। कैसी? खड़ी बोली का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली के आविष्कारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? तो ए है विज्ञानेश्वर, बी हेमाद्रि, सी राजशेखर, डी जीमूतवाहन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विज्ञानेश्वर जो थे ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, प्रसिद्ध या यशस्वी विधिवेत्ता थे। तो ये 12वीं सदी के लगभग में थे। कब? 12वीं सदी के लगभग में थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? मिताक्षरा। क्या लिखा है? मिताक्षरा इनकी ही कृति है, इनकी ही रचना है। किसका? विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और ये जो थे ये विक्रमादित्य चतुर्थ, किसके? विक्रमादित्य चतुर्थ के राजसभासद थे। क्या थे? राजसभासद थे। ठीक है, क्या थे? राजसभासद थे। किसके? विक्रमादित्य चतुर्थ के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अगला क्वेश्चन यह है कि कर्नाटक युद्ध जो था वो किसके बीच में लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? ऑप्शन देखते हैं। ए अंग्रेज और फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठों के बीच, यहाँ पे मराठी लिख गया है, मराठों होगा यहाँ पे। ठीक है, मराठों के बीच, और हैदर अली व मराठों के बीच। तो इनमें 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, जिनमें से पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1744 से 1748 के बीच। ये था आपका फर्स्ट। और सेकंड जो हुआ था वो हुआ था 1749 से, कब? 1749 से 54 के बीच, ये आपका हुआ सेकंड। और जो थर्ड हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1756 से 1753 तक, 1753 तक ये हुआ था थर्ड। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ये किसके बीच में हुए थे? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? यानी कि किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो इसका ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, या सी प्लासी का युद्ध, या फिर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 20 अप्रैल 1526। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 20 अप्रैल 1526 को। और इसके साथ ही ये किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी में एक पक्ष के द्वारा तोपों का उपयोग किया गया था, वो भी बाबर के द्वारा, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर शाह। इनमें से सही आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये जो टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ थे, यानी कि अशोक के जो स्तंभ होते थे उनको फिरोज शाह तुगलक बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था। कैसे बहुत महत्वपूर्ण मानता था? वो इनको अशोक के जितने भी अशोक स्तंभ होते थे उनको बहुत महत्वपूर्ण मानता था। इसीलिए इसने अशोक के स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ लेख का नाम दिया है। क्या नाम दिया? स्वर्ण स्तंभ लेख का नाम दिया है अशोक के जो स्तंभ होते थे। ठीक है, और फिरोज शाह का अगर शासनकाल देखा जाए, शासनकाल इसका रहा 1351 से कब से कब तक? 1351 से 88 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। देखिए अमृतसर के विषय में सब लोग जानते होंगे, वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो ये प्रश्न है आपका, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर ने, डी गुरु रामदास ने। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। देखिए गुरु रामदास का जो समय है वो 1574 से 1581 ईस्वी तक माना जाता है। 1574 से 1581 ईस्वी तक। और इनसे जो अकबर था, अकबर महान, अकबर जो था गुरु रामदेव से काफ़ी प्रभावित हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसीलिए अकबर ने क्या किया था? गुरु रामदास को 500 का मनसब दिया था, या फिर हम कह सकते हैं 500 बीघा ज़मीन दी थी। क्या दिया था? 500 बीघा ज़मीन दी थी। और ये जो ज़मीन थी इसमें एक सुंदर तालाब था। क्या था? सुंदर तालाब था, और बीचों बीच में सुंदर तालाब था, और यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास के समय एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि जो गुरु का पद हुआ करता था, गुरु पद जो था वो वंशानुगत हो गया, यानी पैतृक हो गया। ठीक है, पैतृक हो गया। गुरु का पद गुरु रामदास के समय से पैतृक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सोनगिरी का, सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से देखना, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल के विषय में बातचीत की जा रही है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। सोनगिरी जो है इसका, सोनगिरी के कई नाम, सोनगिरी का एक और नाम है वो ये है
कि सोनगिरी को प्राचीन काल में, इसका जो प्राचीन नाम है, सोनगिरी को ही श्रवणबेलगोला कहते थे। क्या कहते थे? श्रवणबेलगोला कहते थे, ठीक है। या फिर इसको श्रवणांचल कहते थे। क्या कहते थे? सॉरी, श्रवणबेलगोला इसको नहीं कहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट बता रहे हैं। तो सोनगिरी का जो प्राचीन नाम था वो एक तो था श्रवणांचल। क्या? श्रवणांचल इसे कहते थे, और इसके साथ ही श्रवणगिरी भी कहते थे। श्रवणगिरी कहते थे। इसके साथ ही इसको स्वर्णगिरी भी कहते थे। क्या कहते थे? स्वर्णगिरी भी कहते थे। तो इसके 3 नाम याद रखिए, श्रवणांचल, श्रवणगिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये एमपी में स्थित है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, एमपी में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न 8 है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, यानी कि बौद्ध और जैन धर्मों में कौन सी समानताएं, इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। किस पे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इस पे दोनों धर्म विश्वास करते हैं। बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। क्या ऐसी बात दोनों धर्मों में कही गई है? या फिर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। या फिर डी, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों में ये जो 4 ऑप्शन, इनमें से एक समानता पाई जाती है। दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया है सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, यानी जो गांधार कला शैली है ये किन 2 कलाओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए, भारत तथा फारसी कला का। बी, भारत तथा चीनी कला का। सी, भारतीय तथा तुर्क अफगानी कला का। या फिर डी, भारतीय तथा यूनानी कला का, ठीक है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत और यूनानी जो कला थी उसी का मिश्रण है गांधार शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो आजीवक संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आनंद, बी रघुलोभद्र, सी मक्खली गोसाल, डी उपाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मक्खली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए, शिलालेख। बी, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख। सी, पुरातात्विक खुदाई। या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हड़प्पा संस्कृति जो थी उसका जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। उस समय जो लिपियाँ थी, यानी कि लेख लिखना उतना मनुष्य जान नहीं पाया था। तो उस समय जो उस समय के जो बर्तन थे, उस समय की जो कलाएँ थीं, उसको जब टीलों की खुदाई की गई तो उनमें से जो चीज़ भी निकली तो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। उससे हमें हड़प्पा संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति है काफ़ी वर्ष बहुत पुरानी संस्कृति है, इसलिए उस समय लेखन शैली प्रचलित नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से पुरातात्विक खुदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किस काल से या किस युग से संबंधित है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है ए, प्रागैतिहासिक युग से। बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सी, ऐतिहासिक युग से। या फिर डी, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता जो है फ्रेंड्स ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए शंकराचार्य ने, या फिर बी एनी बेसेंट ने, या फिर विवेकानंद ने, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जिसे बंगाल केसरी, इनकी एक उपाधि है बंगाल केसरी, इन्हें बंगाल केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने आर्यों के आदि देश के विषय में एक बुक लिखी है। क्या? एक इनकी बुक है। वो बुक क्या है? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इन्होंने जो आर्यों का आदि देश जो माना है, इन्होंने माना है कि आर्यों का आदि देश जो है वो आर्कटिक क्षेत्र है। कौन सा? आर्कटिक क्षेत्र, या फिर उत्तरी ध्रुव को इन्होंने आर्यों के आदि देश के विषय में आर्यों का आदि देश माना है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, मिलिंद पन्हो है। देखिए, मिलिंद पन्हो जो है वो क्या है, इसमें ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि मिलिंद पन्हो जो है वो क्या है। तो मिलिंद पन्हो ऑप्शन ए संस्कृत नाटक है, या फिर जैन वृत्तांत है, या फिर एक पाली ग्रंथ है, ठीक है, या फिर एक फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद पन्हो क्या है फ्रेंड्स? मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। क्या है? एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो ये मिलिंद नाम के एक राजा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मिलिंद प्रथम ऐसा राजा था। मिलिंद जो थे, मिलिंद एक पहले ऐसे राजा थे, मिलिंद, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और इन्होंने मथुरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा पर शासन किया था। इन्होंने, मिलिंद नाम के राजा ने ही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। क्या है? एक पाली ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रज्जुक थे। देखिए, रज्जुक कौन थे? तो ये चोल राज्य में व्यापारी थे, या फिर मौर्य शासन में अधिकारी थे, या फिर गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग से संबंधित थे, या फिर शक सेना में सैनिक थे। तो जो रज्जुक थे फ्रेंड्स वो मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए, तो रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऐसा हमें किससे प्राप्त होता है? ऐसा हमें प्राप्त होता है अशोक के तृतीय शिलालेख से। अशोक के तृतीय शिलालेख से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि रज्जुक जो थे मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग और बलि थे। तो भाग और बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे, या फिर राजस्व के स्रोत थे, या फिर धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था, या फिर प्रशासकीय विभाग हुआ करता था। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। जो भाग हुआ करता था ये 1/6 भाग, कृषि की उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, और जो बलि हुआ करता था ये 1/4 भाग लिया जाता था। ठीक है, चलिए, ये मौर्यकालीन साम्राज्य की व्यवस्था थी। मौर्यकालीन साम्राज्य के समय ये भाग और बलि जो थे ये राजस्व के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त जो था उसका प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो ए ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या फिर अशोक का शिलालेख। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से यह हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था।
ये जो अभिलेख है इसके अनुसार चंद्रगुप्त का जो गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था उसने सौराष्ट्र में, कहाँ पे, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। किसने? जो चंद्रगुप्त का गवर्नर था पुष्यगुप्त, कौन, क्या नाम था? पुष्यगुप्त। उसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील आप सबने सुनी होगी, सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो सबको पता होगा 1853 में भारत में जो रेल लाइन बिछी थी और 1853 में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई से मुंबई या बम्बई से थाने के बीच हुआ था। तो इसका आंसर सीधे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? इस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी इस समय 1853 के समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। और लॉर्ड डलहौजी जो था इसका समय पीरियड क्या था? 1848 से ये 1848 से 56 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल भारत में रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया तो तब उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी थे, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या फिर सी सरदार पटेल थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समय भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित किया गया तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? तो पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस ने किस वर्ष घोषित किया? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं कि 1919 में, या फिर 1929 में, या फिर 1933 में, या फिर 1945 में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में। 1929 के विषय में आपको पता होगा 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। और इसी दिन इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार अगर 26 जनवरी 1930 तक भारत को एक डोमिनियन स्टेटस नहीं प्रदान करेगी, ठीक है, तो भारत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। क्या घोषित कर देगा? स्वतंत्र घोषित कर देगा। ठीक है, तो इसी दिन अर्धरात्रि के समय में यानी कि 1929 वाले दिन ही दिसंबर का समय था। अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था और वंदे मातरम और इंकलाब जैसे नारों का भी और पूर्ण स्वराज का भी नारा दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। चलिए अब जो है 21 से 30 तक जो क्वेश्चन हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित हैं। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है और इंडियन ज्योग्राफी के भी हैं। तो प्रश्न नंबर 21 यह है कि निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? तो नंबर ए है जो शारजाह है, या फिर दुबई है, या फिर अबू धाबी है, या फिर अजमान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन है? यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है, साइबेरियन है। ठीक है, साइबेरियन है, एक मिनट, यहाँ पे साइबेरियन है, क्या है? साइबेरियन। ठीक है, तो साइबेरियन निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन फॉरेस्ट के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? यानी कि किस राज्य में साइबेरियन फॉरेस्ट के लिए वही आदर्श दशाएं हैं जो कि
जो साइबेरिया में उसके लिए पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, या फिर असम, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो असम में साइबेरियन फॉरेस्ट के लिए वही आदर्श दशाएं पाई जाती हैं जो साइबेरिया क्षेत्र में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। संसार में तांबा अयस्क का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा देश करता है, या फिर सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं पहले। क्या चिली होगा, या फिर पोलैंड होगा, या फिर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, या फिर इंडिया यानी भारत होगा? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिली। चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और यहाँ पर एक बहुत ही तांबे की एक बहुत ही प्रसिद्ध खान पाई जाती है। उसका नाम क्या है? आप लोगों को शायद पता होगा, चुक्की कमाटा जो है ये चिली में एक तांबे की बहुत ही महत्वपूर्ण खान है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो संसार में तांबा इसका सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही होगा, चिली सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए अटाकामा मरुस्थल, या फिर बी सहारा मरुस्थल, या कालाहारी मरुस्थल, या फिर थार मरुस्थल? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि थार का मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल जो है ये चिली में स्थित है, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान यहीं पर अरिका पाया जाता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये सी जो है कालाहारी मरुस्थल ये आपका पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, जो कहाँ पर उठते हैं? नंबर ए ऑप्शन है कैरिबियन सागर में, बी चीन सागर में, या फिर सी अरब सागर में, या लाल सागर में? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैरिबियन सागर में। टॉर्नेडो जैसे प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये जो कैरिबियन सागर में उठते हैं। ये देखिए, इनको जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन जो होते हैं, इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो कैरिबियन सागर में उठते हैं उनको टॉर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली कहते हैं। भारत में चक्रवात ही कहते हैं। जैसे अभी भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से अभी एक चक्रवात उठा है अम्फान, जिसको नाम दिया गया अम्फान। अम्फान जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा ये अम्फान नाम दिया गया है। तो ये जो नाम देने की जो प्रथा है ये कई देशों का समूह है। तो प्रत्येक जो देश होता है अपना अपना नाम देता है, और उनमें जो सबसे बेहतर नेम लगता है वही उस चक्रवात का नाम रख दिया जाता है। तो टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कैरिबियन सागर में उठते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन पे, ऋतु प्रवास करते हैं। ऐसी कौन सी इनमें से जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है? तो भूटिया, या फिर बुक्सा, या फिर जौनसारी, या फिर थारू? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूटिया जनजाति जो है ये शीत ऋतु में पहाड़ों से नीचे चली जाती है, मैदानी भागों में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ गिरता है। और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में ये पहाड़ पर फिर से चले जाते हैं, और शीत ऋतु में पहाड़ से नीचे उतर आते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति जो है ये ऋतु प्रवास करती है, यानी कि हर ऋतु में प्रत्येक जो ऋतु आती है, ग्रीष्म और शीत ऋतु, इनमें ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि अपना स्थान बदलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। डायमंड हार्बर है यहाँ पे, डायमंड हार्बर है। ठीक है, डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक नाम की एक झील भी है जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो यूएसए की झील है। तो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी
अवस्थित हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में, या फिर बी फ्लोरिडा में, सी हांगकांग में, डी कोलकाता में। तो इसका कई लोग आंसर क्या होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, तो इसका सही आंसर फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया लगा देते हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। ये जो सॉल्ट लेक सिटी और डायमंड हार्बर ये कहाँ पर स्थित हैं? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहाँ स्थित है? भारत में। और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर अंटार्कटिक में है, या फिर कनाडा में है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर टेलर घाटी की। किसकी? टेलर घाटी की बात हो रही है। टेलर घाटी, इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो टेलर घाटी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए में। यूएसए की कहाँ पर स्थित है? कैरोलिना प्रांत में। कहाँ पर? कैरोलिना प्रांत में स्थित है। यूएसए के कैरोलिना प्रांत में स्थित है टेलर घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? जरूर बताइए आप लोग। ए हिंद महासागर, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर है जो विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे और ये क्वेश्चन आपके पास तक आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो इसका आंसर देना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो ये जो 4 ऑप्शन है अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन, ये जो 4 नदियाँ, इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अगर आप लोगों को पता है कि भ्रंश घाटी क्या होती है तो ज़रूर बताइए, अन्यथा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि भ्रंश घाटी क्या होती है और कौन कौन सी भ्रंश घाटी कहाँ हैं। तो और इसका सही आंसर भी आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। तो ये था आपका प्रैक्टिस प्रश्न। ये क्या था? ये था प्रैक्टिस प्रश्न। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को लेकर के। और अब आपका काम बचा है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए